पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अना ने गेट पार किया और खुद को एक अंधेरे रहस्यमय जंगल में पाया। हवा ठंडी थी, मिट्टी और पत्तों की खुशबू से भरी हुई। उसके सामने एक संकरा रास्ता फैला था जो सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में दिखाई दे रहा था। पेड़ों की शाखाएं सरसराने लगी और दूर से जानवरों की आवाजें गूंजने लगी। पत्तों की सरसराहट और डरावनी आवाजों के बावजूद अना आगे बढ़ती रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, चंद्रमा की हल्की रोशनी में रास्ता देखती हुई। हर कदम सोच समझ कर रख रही थी, क्योंकि जमीन नरम और उबड़ खाबड़ थी। जंगल मानो जिंदा था, हर आवाज उसकी घबराहट को और बढ़ा रही थी। अचानक रास्ता खत्म हो गया और सामने एक घना झाड़ झंखाड़ आ गया। अब वो जंगल के बीचों बीच थी, गहरे अंधकार से घिरी हुई। उसने गहरी सांस ली और अपने टॉर्च की याद आई। कांपते हाथों से उसने टॉर्च जलाया। उसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। चारों तरफ लगभग सन्नाटा था, सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने खुद को शांत किया और ध्यान से सुना। जंगल भयानक रूप से चुप था, सिर्फ उसकी दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने वापस जाने की सोची, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, सामने एक काला साया खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी भयावह थी। वो आदमी ठंडी, डरावनी हंसी हंसने लगा, जिससे अना के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें और तेज भागना चाहिए था, उसने ताना मारा। क्या बात है, इतनी डर गई कि पत्थर की मूर्ति बन गई हो? वो आदमी अना के चारों ओर घूमने लगा। उसकी नजरें शिकारी जैसी थी। बेचारा अभी, लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। शायद इस वक्त तुम्हें ढूंढ रहा होगा। अना ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। अना कुछ समझ पाती इससे पहले ही उस आदमी ने अचानक जोर से उसे मारा। वो जमीन पर गिर पड़ी, दर्द और डर से जूझती हुई। उस आदमी ने उसे आसानी से उठाया और जंगल में और गहराई में ले गया। अना की आंखें बंद होने लगी, सब कुछ धुंधला पड़ गया। जब उसे होश आया, वो एक गुफा में थी। वहां खून की तीखी गंध फैली थी। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी, जो इस जगह के खतरे को और भयानक बना रही थी। उसने खुद को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था और दिमाग सुन्न था। वो आदमी वहां नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी बना हुआ था। उधर आबी, सूना, रब और गुन अना को ढूंढ रहे थे। आबी को एक तालाब के पास काले जादू की हल्की झलक मिली। ये मेरे पुराने दुश्मन का काम है, उसने गुस्से से कहा। वो काला जादू करता है और लोगों का खून चूसता है। मैं कई बार उसे पकड़ने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन वो हर बार बच निकलता है। आबी ने रब को गुफाओं या ठंडी जगहों की तलाश करने भेजा, जहाँ ज्यादा लोग हो सकते थे। उसने सूना और गुन को उन गांवों और कस्बों की जांच करने को कहा, जहाँ लोग गायब हो रहे थे। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक गांव मिला जो इन लक्षणों से मेल खाता था। वहां ठंड थी, गुफाएं थी और लोग गायब हो रहे थे। आबी ने सूना को अपने साथ लिया और बाकी को सतर्क रहने को कहा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, वो छायादार व्यक्ति वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, आबी। बहुत चतुर हो, लेकिन अकेले आ गए? आबी ने दृढ़ता से जवाब दिया। तुमसे निपटने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। इसी दौरान सूना गुफा में घुस गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी।
खून और मौत की गंध से वातावरण भयानक था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंदर जाकर उसने अना को बेहोश पाया, लेकिन वो जिंदा थी। उसने तुरंत उसे उठाया और कार तक ले गई। जब वो वापस लौटी, उसने देखा कि आबी मुश्किल में था। उसने वो चाकू निकाला जो आबी ने उसे दिया था और उस छायादार आदमी को पीछे से मार दिया। वो आदमी वही ढेर हो गया। धन्यवाद, सूना, आबी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। कोई बात नहीं, आबी, सूना ने जवाब दिया। वे लोग घर लौट आए, लेकिन अना की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन बीत गया और डॉक्टर ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हुआ है। मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। उस रात आबी अना के पास बैठा था। उसकी चिंता बढ़ रही थी। आखिरकार उसने अपनी हथेली पर चाकू चलाया और कुछ बूंदे अना के होठों पर टपकाई। तभी सूना अंदर आई। उसकी आंखों में चिंता थी। फिर से उसे अपना खून दे रहे हो? हाँ, आबी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। शायद ये आखिरी बार हो और काम कर जाए। सुबह 11 बजे सब चुपचाप किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। धीरे धीरे अना को होश आने लगा। उसने सुनी कोई उसे पुकार रहा था। अना, अना, तुम ठीक हो? उसने आंखें खोली और खुद को एक आरामदायक बिस्तर पर पाया। सिर में तेज दर्द था और कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सामने गुन, रब और सूना खड़े थे और उनके पीछे आबी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। गुन ने पूछा, कैसा महसूस कर रही हो, अना? अना ने सिर हिलाया, दर्द से करहाते हुए कहा, ठीक हूं, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। सिर में बहुत दर्द है और मुंह में अजीब स्वाद है। मैं यहां कैसे पहुंची? गुन ने आबी की ओर देखा, फिर जवाब दिया, आबी ने तुम्हें बचाया। अगर वो नहीं आता तो तुम शायद बच नहीं पाती। सूना ने कोमल स्वर में कहा, तुम आराम करो, हम बाहर हैं, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। अना ने हल्की मुस्कान दी, ठीक है, धन्यवाद। सब बाहर चले गए, लेकिन आबी रुका रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता थी। अना ने हिम्मत जुटाकर कहा, धन्यवाद आबी, तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी। अभी अचानक मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल चमक रही थी। तुमने बिना बताए जाने की हिम्मत कैसे की? तुम अकेले जंगल में चली गई, हमें छोड़कर। कभी सोचा कि हम तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं? हम तुम्हें यहां इसलिए लाए ताकि तुम्हें कुछ न हो। कितनी बार समझाया है कि बाहर कितना खतरा है। उसकी आवाज सख्त और गुस्से से भरी थी। वो एक कदम और करीब आया। उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। तुम कभी किसी की बात नहीं सुनती और हमेशा खुद को मुसीबत में डाल देती हो। सबके लिए परेशानी खड़ी कर देती हो। गुस्से में अबी ने अचानक ऐना की गर्दन पकड़ ली, लेकिन गहरे गुस्से में उसने अपने दांत उसकी गर्दन में धंसा दिए और खून पीने लगा। ऐना की पूरी देह कांप उठी। वो दर्द और डर से सिहर गई, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाई। अभी कुछ पल तक खून पीता रहा, फिर अचानक झटके से खुद को पीछे हटा लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके चेहरे पर गुस्से के साथ एक अजीब बेचैनी थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची, अपनी प्यास को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अब भी खून से भरी लाल थी। तुम हमेशा खुद को मुसीबत में डालती हो। वो गुस्से से गरजा। समझाने का कोई फायदा ही नहीं। इतना कहकर अभी तेजी से बाहर चला गया, दरवाजा जोर से पटकते हुए। सुना भागकर ऐना के पास आई, जो कमजोरी और सदमे से हिल भी नहीं पा रही थी। अना, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने नरमी से कहा। अभी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। वो अब भी परेशान था। धीरे धीरे अना की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन वो अब भी थकी हुई थी। सुना उसकी हालत देखने उसके कमरे में आई।
उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कैसी हो, अना? सुना ने पूछा। अना ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, ठीक हूं।